एनीवे, तो आफ्टर कैटास्ट्रोफी ये अर्थ बिकेम बॉल ऑफ फायर, और जब आग ठंडा हुआ उसके बाद अर्थ बिकेम बॉल ऑफ स्नो, बिकॉज एटमोस्फेयर वाज पूरी तरह से covered in thick ashes and the blanket of all the debris were covering the sky. So sunlight was not reaching और पूरा अर्थ जो है सॉलिड स्नो हो गया था, तो मास एक्सटिंक्शन हो गया। परमियन में जो आया था तीसरा वाला मास एक्सटिंक्शन, वो सबसे खतरनाक था। परमियन वाला, उसको महाप्रलय बोलते हैं। उस समय भी आकाशगंगा जो है एक टकरा गई थी नेबुला से, एंड कॉस्मिक रेज आया था धरती पर, और कॉस्मिक रेज की वजह से दीज रेज आर हाईली एनर्जेटिक रेज, मतलब एक्स रेज से भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, एंड इट डिवास्टेटेड द लिविंग सिस्टम। 95% of the flora and fauna was destroyed, and this happened during Permian period around 250 million years ago। यहां पर 250 के आसपास तीसरा वाला महाप्रलय आया था। हर बार प्रलय आने के बाद जो है कंडीशन डिफरेंट हो गया और डिफरेंट लिनिएज जो है डेवलप हुआ। परमियन में आया तब आप देखिए यहां से रेप्टाइल निकल गया, ओके। अब यहां पर जुरासिक में आया तो आपका थीरैप्सिड निकल गया अलग, तो इस तरह से होते गया। फिर उसके पहले दूसरा वाला मास एक्सटिंक्शन, हाँ, फिर सवाल उठता है इस समय आप क्या थे? परमियन में जब मास एक्सटिंक्शन आया तो यू वेयर एट दैट टाइम, कहां से आपका लिनिएज आया? ह्यूमन का देखोगे तो यू वेर समवट लाइक दिस, पेलिकोसॉर्स। 250 है, 250 के अराउंड आपका लिनिएज ये है, ये ब्रांच है, आप यहां पर थे, पेलिकोसॉर्स परमियन के टाइम में। लेट डेवोनियन में फिर दूसरा वाला मास एक्सटिंक्शन, उसमें भी 3/4 धरती का खत्म हो गया था। ये आया था 374 मिलियन ईयर्स पहले, और इस समय आपके 374 यानी इसके पहले आया था बड़े बड़े फिश जो हम आपको बताए, ये सब सिफेलेस्पिडिडोमॉर्फी, टेरेस्पिडोमॉर्फी, वो सब चले गए थे उस टाइम पर। और फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन आया था लेट ओल्डोविशियन में, जिसमें आपके कॉनकोडोन्स बताया था, कॉनकोडोन्स बहुत ज्यादा मात्रा में थे, डोमिनेंट, वो एक्सटिंक्ट हुए फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन में। 85% उस समय चला गया था लेट ऑर्डोविशियन में, इससे पहले। तो अब हम लोग, अब आप समझ जाइए कि आप जो है कहां से आए हैं। आप रेप्टाइल थे, अर्ली रेप्टाइल थे 350 मिलियन ईयर्स पहले। आप क्या थे? अर्ली रेप्टाइल थे। 350 मिलियन साल पहले पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी, इतना जोड़ते जाओगे तो यहाँ पहुंच जाओगे, है ना। ये क्या हो गया? चाचा हो गया एक तरह से, बर्ड्स। दादा का भाई है ये। चलो, तो ये शॉर्टकट में मैंने आपको बता दिया कि 5 बार हुआ है, और उसकी वजह से कैटास्ट्रॉफी डिफरेंट लीनिएज जो है डिफरेंट स्ट्रेटेजी के साथ इवॉल्व हुआ। अब देखिए क्लैडिस्टिक एनालिसिस ऑफ, इतना समझ में आया लोगों को? हम डिटेल में नहीं बताए हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में अगर इंटरेस्ट होगा तो आप हमसे पूछ लेना अलग से, क्योंकि आपके सिलेबस में भी नहीं था, लेकिन ये आप जान लीजिए, आपको जानना जरूरी है, आपके नॉलेज में एडिशन होगा। अब बर्ड का कैसे ओरिजिन हुआ? देखिए बर्ड का ओरिजिन कब हुआ? बर्ड का ओरिजिन हुआ 5वां प्रलय के बाद, क्रिटेशियस के बाद। लेकिन बर्ड के एंसेस्टर्स जो थे उस प्रलय जब हो रहा था उस समय थे, और वो बच गए।
क्लैडिस्टिक एनालिसिस ऑफ बर्ड्स एंड रेप्टिलियन फॉसिल्स। क्लैडिस्टिक का मतलब होता है सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स अगर है तो उसको उस देखिए a method of classification of animals and plants that aim to identify and take account of only those shared characteristics. हाँ, shared characteristics का study. So cladistic analysis of birds and reptilian fossils indicate that birds belong to the group of bipedal Saurischia dinosaurs. दो पैर पर चलने वाले सॉरिशियन डायनासोर से बिलोंग करते हैं। ये दो पैर पर चलने वाले सॉरिशियन डायनासोर में देखिए दो पैर पर चलने वाले ये भी है, ये भी है, ये हो सकता है आगे के दो पैर का भी सहारा लेते हो, बट ये दोनों, ये जो है कंप्लीटली दो पैर पर चल रहा है, ये भी कंप्लीटली दो पैर पर चल रहा है। रैप्टर्स जो है, टीरेक्स। Group of bipedal Saurischia dinosaurs called theropods. Theropods. Since the late 90s, Chinese paleontologists have unearthed a spectacular trove of feathered theropod fossils that are shedding light on the origin of the birds. कहने का मतलब हुआ 90 में इनके हाथ खजाना लग गया। चाइनीज पैलेंटोलॉजिस्ट, खजाना क्यों बोले इसको, have unearthed a spectacular trove. ट्रोव मतलब होता है खजाना, बहुत ही बेशकीमती खजाना। तो ये सब क्या है, ये बेशकीमती खजाना ही तो है, इसका फॉसिल मिलना। इतना नॉलेज में एडिशन हुआ क्योंकि मिसिंग लिंक है। डार्विन ने बोल दिया पहले ही, डार्विन को नहीं मिला बहुत सारा एविडेंस, फॉसिल का एविडेंस, लेकिन डार्विन ने थ्योरी पहले दे दिया कि लाइफ एरोज फ्रॉम द सिंपलर फॉर्म्स इनटू द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स। तो अब कनेक्टिंग लिंक, मिसिंग लिंक, ठीक है, चूंकि वो आज लिविंग नहीं है तो फॉसिलाइज्ड फॉर्म में ही सही मिले तो तब जाकर के इस थ्योरी की पुष्टि हो सकती है। तो इस थ्योरी की पुष्टि के लिए एक ट्रोव, बहुत बेशकीमती खजाना मिल गया ऑफ फीदर्ड थेरोपॉड फॉसिल्स। थेरोपॉड में फीदर आ चुका था, पंख, that are shedding light on the origin of birds. Several species of dinosaurs closely related to birds and feathers with veins. Veins कहते हैं कौवा का पंख, पंख पंख देखे हो किसी पक्षी का, पक्षी का पंख, पंख देखोगे, कौवा का पंख देखो या मोर का पंख देखो तो आप देखोगे कि एक बीच में डंठल जैसा रहता है, रहता है। यस सर। देखो फोटो है हमारे पास, वो फोटो कहाँ गया भैया, वो गायब हो गया लगता है, एक फोटो गायब हो गया। 1 सेकेंड, एक फोटो था इसमें, वन सेकेंड है, नहीं फोटो दिखाएंगे तो नहीं समझोगे। वेन किसको कहते हैं, साफ्ट किसको बोलते हैं पंख में, वो यहाँ भी नहीं है फोटो। अच्छा मैं निकाल लेता हूँ, I'll retrieve it. One second, 1 minute बस। अच्छा हेलो सर। हाँ हाँ बोलो।
हाँ मैं ये सर वो हम बोल रहे थे मेरा नंबर। हाँ क्या बोल रहे हो? हेलो हाँ बोलिए बोलिए। सर, बोल रहे क्या मेरा क्या होता है व्हाट्स ग्रुप में ऐड करने के लिए नंबर बोल रहे थे। हाँ क्या नाम है? नाम बताइए अपना। रजिया परवीन। रजिया। रजिया परवीन। हाँ हाँ ठीक है, ग्रुप एडमिन नोट कर लीजिए, इनको ऐड कर दीजिएगा। हम्म, इनको ऐड कर दीजिएगा। ओके सर। अब देखिए ये फिगर दिख रहा है आपको? ये फिगर दिख रहा है? यस सर। यस सर। अब देखिए बर्ड का ये विंग है। आप सोचते हो ये पंख होता क्या है? पंख जो देखिए फीदर है। फीदर में एक बीच वाला जो डंटी है इसको बोलते हैं साफ्ट। ये हॉलो होता है अंदर से, खोखला। ये पंख कहाँ है? इसके विंग में अटैच्ड है फीदर्स। फीदर्स आर अटैच्ड इन द विंग। विंग क्या है? मॉडिफाइड फोर लिम्ब है। ठीक है। अब ये साफ्ट जो है, साफ्ट अंदर से खोखला है। वेन बोलते हैं ये रेशेदार एरिया, पूरा ये वेन है। VANE, VINE वेन नहीं, VEIN वेन होता है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम। VEIN आर्टरी वेन, ये वेन है VANE। इसमें क्या है? ये रेसे, ये जो रेसा रेसा सब जो है निकला हुआ साफ्ट से, इसी को वेन्स बोलते हैं, वेन्स। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? मॉडिफाई करके देखोगे तो एक साफ्ट है बीच में, और साफ्ट के साथ ये बारबिक्यूल्स है, साइड ब्रांच। एंड बारबिक्यूल्स में भी हुक लगा हुआ है। साइड ब्रांच का भी फिर साइड ब्रांच है, बारबिक्यूल में भी हुक है। इसमें भी दो तरह का फीडर मिलता है, एक होता है स्मूथ फीडर, हम बताएंगे फिगर में है लिखा हुआ कहीं, स्मूथ फीडर। और एक, क्योंकि देखे होगे पक्षी को कई बार अपना चोंच से पंख को ऐसे खुरचते रहेगा, मतलब बीक से, उसको बोलते हैं हम लोग a feeder consists of centrally air-filled shaft from which radiate the veins. The veins are made up of barbs which bear small branches called barbicules. Birds have contour feeders. हाँ ये contour feeder है। Feeders and downy feeders दो तरह के होते हैं। Contour feeders are stiff and contribute to the aerodynamic shapes of the wings of the body. Their barbicules have hooks that cling to barbicules on the neighboring barbs. When a bird preens, इसको बोलते हैं प्रीनिंग, बर्ड का प्रीनिंग। बर्ड जो है समय यस सर। थोड़ी थोड़ी देर पर अपने पंख को प्रीन करते रहता है, साफ करते रहता है। देखोगे अपना मुंडी पीछे घुमा के पंख पर अपना चोंच से मारते रहेगा। तो वो क्या करता है? वो प्रीनिंग में करता क्या है? ये हुक को निकालता है और इसको रिलीज करता है और उसको साफ करके फिर हुक पहना देता है। इसी को बोलते हैं प्रीनिंग। तो वो कैसा कंटूर बर्ड में मिलता है, हम बताएंगे अभी बर्ड पढ़ाएंगे तो। यहाँ बर्ड का एक है आपका मेन साफ्ट, साफ्ट से अटैच्ड है वेन्स, मेनी वेन, ये पूरा वेन है, दीज आर कॉल्ड एज वेन। और इस वेन को मैग्नीफाई करके देख रहे हैं तो वेन, व्हाट इज वेन? इज कंसिस्टिंग ऑफ a central shaft, a barb, okay, barb, many barbicules, these are the barbicules, and to the barbicules hooks are attached. Several dinosaurs, feeders, theropods, कहाँ तक पढ़ गए थे? हाँ, tropophied theropod fossils that are shedding light on the origin of birds. Several species of dinosaurs closely related to birds
and feeders with veins, अब वेन समझ गए आप लोग क्या है, and a wider range of species had filamentous feeders. ये भी हम बताएंगे आपको, फिलामेंटस फीडर यानी कंटूर फीडर में वेन्स है और दूसरा टाइप का फीडर फिलामेंटस, जैसे कि आपका हो गया मुर्गी का पंख, नहीं मुर्गी का भी वेन ही होता है, हम आगे बताएंगे इसको। Such findings imply that feeders evolved long before powered flight. Among possible functions of these early feeders were insulation, camouflage and courtship display. अब देखिए, चूंकि several species of dinosaurs closely related to birds had feeders with veins, इसका मतलब है कि बर्ड के इवॉल्व होने से पहले फीडर जो है आ गया था। अब उस समय फीडर क्या करता होगा, क्योंकि उड़ने में तो मदद कर नहीं रहा है फीडर, अभी उड़ने से पहले ही फीडर आ गया, तो उड़ना इज ए फंक्शन, तो फंक्शन अगर उड़ना है तो उस उड़ने के लिए जो सामान चाहिए, हथियार चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, वो पहले से होना चाहिए ना, तो फीडर जो है पहले से आ गया है। और उस समय फीडर का क्या फंक्शन हो सकता था, इंसुलेशन में, कैमोफ्लेज में और कोर्टशिप डिस्प्ले, यानी जिस पार्टनर का पंख जितना सुंदर है, अपोजिट पार्टनर विल गेट अट्रैक्टेड टू दैट। हाउ डिड, कुछ लोग चले गए हैं, 14-15 लोग थे, 7 मैसेज है, ओके। फिर अभी नेटवर्क इशू बहुत हो रहा है। आवाज नहीं आ रही मेरी क्लियर? नो यस सर, सर, अभी आ रही है, आ रही सर। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ डिड, क्योंकि पहले फीडर का काम यही होता, इनके एंसेस्टर में इंसुलेशन, कैमोफ्लेज एंड कोर्टशिप डिस्प्ले। नाउ हाउ डिड फ्लाइट इवॉल्व इन द थीरोपोड्स? और एक बात आप लोग और ध्यान रखिए कि थीरोपोड्स जो थे वो फ्लाइट एडेप्टेशन उनमें हुआ थीरोपोड्स में। थीरोपोड से ऊपर, थीरोपोड किसका अंग है? सॉरिस्चियन डायनासोर्स का, ठीक है ना, थीरोपोड सॉरिस्चियन डायनासोर का अंग है। और थीरोपोड का अंग क्या है, भाग क्या है थीरोपोड का? ये थीरोपोड हो गया, थीरोपोड, दिस इज द थीरोपोड ब्रांच, थीरोपोड का ये सारा उसका ब्रांच है, यहां से लेके यहां तक, ये सब थीरोपोड्स है। थीरोपोड्स ये सब कार्निवोरस डायनासोर्स है, टीरेक्स में। In one scenario, feeders may have enabled small running dinosaurs chasing prey or escaping predators to gain extra lift as they jumped into the air. 3 कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से इनमें पंख का विकास हो गया। पहला कारण तो ये है, हो सकता है कि feeders may have enabled small running dinosaurs, छोटे दौड़ने वाले डायनासोर्स को, यानी छोटे डायनासोर्स, सॉरिस्चिया ही छोटे डायनासोर्स थे, ऑर्निथिसिया तो बड़े वाले डायनासोर थे, तो इन छोटे वाले डायनासोर को अपने शिकार को पकड़ने या अपने शिकारी से दूर भागने में उनको जो है गेन एक्स्ट्रा लिफ्ट एज दे जंप इनटू द एयर, उछल उछल करके भागना शुरू करते थे तो उनको एक एक्स्ट्रा लिफ्ट मिलते गया, धीरे धीरे पंख उनमें बना। दूसरा, और स्मॉल डायनासोर्स कुड हैव गेन्ड ट्रैक्शन एज दे रैन अप हिल्स by flapping their feathered forelimbs, a behavior seen in some birds today. आज भी कुछ बर्ड में देखने को मिलता है जिसमें हम क्या देख रहे हैं कि they gain traction as they ran up hills by flapping their feathered forelimbs. किसी किसी बर्ड को देखोगे कि चढ़ाई पर दौड़ता है और पंख को फैला करके ऊपर की तरफ जाता है, अप हिल जाता है, जिससे क्या होता है, ट्रैक्शन मिलता है उसको।
तो दिस बिहेवियर स्टिल सीन इन द बर्ड। हो सकता है ये ट्रैक्शन लेने के चक्कर में बार बार ये करते गया, इसको आदत पड़ गया, बाप कर रहा है, बेटा कर रहा है, फिर बेटा का बेटा कर रहा है, फिर बेटा का बेटा, बेटा का बेटा करते गया, ट्रैक्शन ट्रैक्शन, खींचते खींचते इनका पंख लंबा हो गया धीरे धीरे। फॉर जनरेशंस, थाउजेंड्स ऑफ जनरेशन तक चलते रहा, ये हो गया। In a third scenario, some dinosaurs could have climbed trees and glided, aided by feathers. पेड़ पर चढ़ गया और ग्लाइड किया, जैसे कागज का जहाज बनाते हो, छोड़ दिए, ग्लाइड की, तो पंख उड़ नहीं रहा है, पेड़ पर चढ़ गया, पंख फैला करके ग्लाइड करने लगा, तो धीरे धीरे ये भी उड़ना सीख गए। तो ये तीनों हो सकते हैं, या तीनों में तीनों सही हो सकता है, तीनों में से दो या एक, सब मिला जुला के तीनों स्ट्रेटजी हो सकता है प्रकार, जिसकी वजह से बर्ड ने फ्लाइट एडेप्टेशन आया। आप इस फिगर में इसका होगा डिस्क्रिप्शन, ये आर्कियोप्टेरिक्स है, ठीक है। आर्कियोप्टेरिक्स इज द लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। लेकिन आप कहोगे कि बर्ड भी एक तरह से रेप्टाइल है, मॉडिफाइड रेप्टाइल है, और आर्कियोप्टेरिक्स जो है, नाम सुने हो आर्कियोप्टेरिक्स का आप लोग? यस सर। हाँ, बहुत ही फेमस फॉसिल था ये आर्कियोप्टेरिक्स। अब आप इसमें देख सकते हैं, इसके विंग में देखिए कि विंग में भी क्लाव है ना। इसमें कुछ कैरेक्टर रेप्टाइल्स का अभी भी है, क्लाउड विंग्स है, विंग में भी क्लाव है, ओके। लॉन्ग टेल विथ वर्टिब्री भी है, और टूथ बिक भी है, चोंच में दांत है इसका। इन Whether birds, यानी देख सकते हैं, fossil evidence indicates that Archaeopteryx was capable of powered flight, but retained many characters of the non-bird dinosaur. लेकिन आर्कियोप्टेरिक्स उड़ नहीं पाता था अच्छे से। ये एक जगह बैठ करके, जैसे आजकल के पक्षी क्या होते हैं, एक बैठे हुए हैं और जहां पर वो बैठे हैं वहीं से प्रोजेक्टाइल मोशन में तुरंत उड़ना भी उड़ जाएंगे, वहीं के वहीं। उनको कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं पड़े, जैसे रनवे पर एरोप्लेन दौड़ता है, थोड़ा देर दौड़ा फिर टेक ऑफ किया, कोई जरूरत नहीं आजकल के पक्षियों को। ये जो थे, इस डाल पर बैठे हैं, अगर मान लो यहीं से यहीं उड़ना चाहे तो नहीं उड़ पाएंगे, इनको अपना पंख फैलाना पड़ेगा और फिर यहां से ग्लाइड करेंगे, फिर उड़ेंगे ये। तो आर्कियोप्टेरिक्स उतना अच्छा नहीं उड़ पा रहा था। A behavior in third scenario, whether birds took to the air from the ground up or the trees down, an essential question being studied by scientists ranging from paleontologists to engineers is how their efficient flight stroke evolved. अब देखिए कैसे हुआ डेवलप। आर्कियोप्टेरिक्स का आर्कियोप्टेरिक्स कब है मिल रहा है हमको? 150 million years ago. Feathered theropods have evolved into bird Archaeopteryx, which was discovered in German limestone quarry in 1861. Remains the earliest known bird. It had feathered wings but retained ancestral characters such as teeth, clawed digits in its wing, and a long tail. Archaeopteryx flew well at high speeds, but unlike a present-day bird, it could not take off from a standing position. खड़े खड़े take off नहीं कर सकता था। Fossil of later birds from Cretaceous show a gradual loss of certain ancestral dinosaur features such as teeth and clawed forelimbs, as well as the acquisition of innovations found in extant birds, including a short tail covered by a fan of feathers. देखिए क्या कह रहा है, 150 मिलियन साल पहले था आर्कियोप्टेरिक्स, और आपका पांचवा प्रलय कब आया था?
145 मिलियन साल पहले, यानी ये आर्कियोप्टेरिक्स जो है कुछ हो सकता है उस समय वो प्रेजेंट रहा हो कुछ टाइम तक, और क्रिटेशियस को भी वो झेल लिया, लेकिन नंबर उनका ड्विंडल कर गया होगा, बहुत ज्यादा कम हो गया होगा संख्या। तो 145 है, तो इसका मतलब वो जुरासिक पीरियड में है। आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक पीरियड में है, लेकिन बर्ड जो है कंप्लीटली जुरासिक पीरियड में नहीं है, ना क्रिटेशियस में है, टर्शियरी में भी। आजकल के मॉडर्न बर्ड्स जो है वो क्वाटरनरी पीरियड, मतलब टर्शियरी पीरियड में भी थे एंशिएंट बर्ड्स सब। धीरे धीरे अब इनमें फ्लाइट एडेप्टेशंस हो रहे हैं, और आजकल जो मॉडर्न बर्ड्स दिखता है वो ऐसा है, ये पूरा अभी का है। समझ में आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहा है आप लोगों को? मैं चाहता नो था सर। बर्ड तक कहानी खत्म कर देते, कर दे खत्म बर्ड तक। यस सर। ठीक। अब देखिए, तो इसमें रेप्टाइल कैरेक्टर क्या है? डायनासोर कैरेक्टर आर्कियोप्टेरिक्स में, इट हैड फीदर्ड विंग्स बट रिटेन्ड एंसेस्ट्रल कैरेक्टर सच ए टीथ, cloud digits in its wing and a long tail. Archaeopteryx flew well at high speeds, but unlike a present-day bird, it could not take off from a standing position. Fossils of later birds from Cretaceous show a gradual loss of certain ancestral dinosaur features such as teeth and cloud forelimbs, as well as the acquisition of innovations found in extant birds. और आजकल जो हम लोग को लिविंग बर्ड में इतने सारे वैरायटी मिलते हैं, वो सारे इनोवेशन जो है उनका एक्विजिशन भी जो है इसी समय हुआ है, क्वाटरनरी टर्नरी पीरियड में। फाउंड इन एक्सटेंट बर्ड्स इंक्लूडिंग ए शॉर्ट टेल कवर्ड बाय फैन ऑफ फीदर्स। अब देखिए, बर्ड्स को अगर आप देखेंगे, इसके बाद आप इसका ब्रांच बनाइए, ठीक है ना। अभी तक तो ये आ रहा था कहां से? डायनासोरिया, डायनासोरिया यहां से, यहां ये जो लिनिएज है, दिस लिनिएज, इसी को हम लोग इतना में देखें डिटेल में। ओके, दिस लिनिएज वाज कमिंग फ्रॉम वेयर? अर्ली रेप्टाइल, उसके बाद एमनियोटा, यहां ये डायनासोर का लिनिएज है, ये इतना डाइवर्सिफिकेशन। इस पे फिर एव्स आ गया, सॉरिस्चियन, थीरोपोडा, देन एव्स। एव्स को, अब दिस एव को हम फिर फर्दर देखते हैं डाइवर्सिफिकेशन इसका। एव्स का दो सब क्लास है, आपका पढ़ाए ही थे, आर्कियोरिंथिस एंड नियोरिंथिस, ठीक है ना। नियोरिंथिस एंड आर्कियोरिंथिस। आर्कियोरिंथिस इसको इसलिए बोले क्योंकि these are Jurassic fossil birds. They got extinct at the end of Cretaceous. So Archaeorhynchus, Archaeopteryx जो है इसी सब क्लास से बिलोंग करता है। This Archaeopteryx belongs to Archaeorhynchus, extinct now. Second subclass is Neorhynchus, यानी नया वाला रिंथिस, नियोरिंथिस। नियोरिंथिस में भी देयर आर टू ओडोंटोग्नैथी, एक्सटिंक्ट हो गया ओडोंटोग्नैथी, ये वही आपका एंड नियोग्नैथी। नियोग्नैथी, दीज आर द मॉडर्न बर्ड्स। ओडोंटोग्नैथी में क्या था? टूथ जॉ था, दांत लगा हुआ था इसमें चोंच पर। यस सर। नियोग्नैथी में दांत गायब हो गया। These are the new jaw birds without teeth, Neognathy.
अब इसमें देखेंगे बहुत सारे सब ऑर्डर्स हैं, ठीक है, बहुत सारा सब ऑर्डर है, क्योंकि बर्ड का भी बहुत सारा प्रकार है। अब यह इस लेवल पर, बीएससी के इस लेवल पर, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि आप सारे ऑर्डर्स को याद रखें, ये आपके सिलेबस में नहीं है इतना डिटेल में, और एक्सपेक्टेशन भी नहीं है आपसे कि सबको आप याद रखो। 28 ऑर्डर है, किसी किसी बुक में 41 ऑर्डर मिलता है, किसी में 18 ऑर्डर मिलता है, सब मिला जुला के हम 28 ऑर्डर लिए हैं, यहाँ मेरे लिए 28 ऑर्डर है आपका। और ऊपर ऊपर बता देंगे, उसमें एकदम डिटेल में नहीं जाएंगे क्या क्या है इसमें, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े। एक आउटलाइन आप लोग समझ लिए बर्ड का क्लासिफिकेशन कैसा है। आर्कियोरिन्थिस, नियोरिन्थिस, these two are the subclasses and these are the orders। ओडोंटोगनेथी, नियोगनेथी, सब ऑर्डर्स इतना ज्यादा 28 को सब ऑर्डर है। आगे बढ़े हम लोग। यस सर। कुछ पूछना है किसी को, एनी प्रॉब्लम, किसी को समझने में कहीं कोई दिक्कत है तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आर्कियोप्टेरिस फ्यू, हाँ ये सब तो कर चुके हैं हम लोग, एज वेल एज द एक्विजिशन ऑफ। अब देखिए, clear evidences of neorhynthis that clade that includes the 28 orders of living birds can be found before the Cretaceous Paleogene boundary, that is 65.5 million years ago। Cretaceous Paleogene boundary है आपका। फिफ्थ मास एक्सटिंक्शन जो हुआ था वो 145 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था, उसके बाद है ये। क्रिटेशियस खत्म हुआ, पेलियोजीन बाउंड्री 65.5 मिलियन ईयर्स अगो। सेवरल, नहीं, 28 orders of living birds can be found before the Cretaceous Paleogene boundary। 28 ऑर्डर्स उसके पहले तक थे, उसके तभी आज तक 41 ऑर्डर है, 41 ऑर्डर्स आर देयर। तो ये 41 ऑर्डर्स जो है ये 28 ऑर्डर से कुछ डाइवर्सिफाई हो गया तो नया ऑर्डर बन गया, वो है। मेनली आप पहले 28 ऑर्डर समझ लो जो कि क्रिटेशियस पेलियोजीन बाउंड्री तक था। Several groups of living and extinct birds include one or more flightless species। तो ये ऑर्डर जो है इस आधार पर है कि कोई फ्लाइटलेस है, कोई पानी में रहता है, कोई एबोरियल है, आर्बोरियल बर्ड्स है, कोई टेरेस्ट्रियल बर्ड्स है, सम आर स्विमिंग बर्ड्स, सम आर वेडिंग बर्ड्स, प्रीडेटर बर्ड्स, एरियल बर्ड्स। तो वेराइटी ऑफ बर्ड्स हैं, उनका अलग अलग ऑर्डर है। कुछ एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं, जैसे रेटाइट्स, ये